हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज बात करने वाले हैं आपसे एक्स ग्रुप के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में कि किस टाइप का पेपर देखने को मिलता है एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट। तो बात करेंगे आपसे फिजिक्स के बारे में जो कि आपके एक्स ग्रुप के लिए चलेगा। तो भाई सबसे पहले ये भी कहना चाहेंगे कि आप अगर फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा ही रहे हैं तो साथ साथ मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जो कि आपके सामने मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप विजिट कर सकते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एक्स ग्रुप की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके सामने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक हमने आपके सामने करा रखे हैं, तो एक बार टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें सभी टॉपिक हैं। अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं कि सर्च करना तो सीधा सर्च कर सकते हैं, टॉपिक का नाम डालिए, पीछे लिख दीजिए बंटी चौधरी, तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। चलेगा, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके सामने एक्स ग्रुप के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या क्या अंतर होगा। तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई क्या होगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर। आपको बता दें भाई, जैसे पृथ्वी अगर तेज घूमने लग जाती है, अगर पृथ्वी स्पीड में घूमने लग गई ना और ज़्यादा, मतलब जो अभी घूम रही है प्रेजेंट में, इससे तेज और हो जाती है, तो ग्रेविटी आपके सामने जीरो हो सकती है। जो ग्रेविटी फोर्स जो होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो आपका फोर्स लगता है आपके ऊपर, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके सामने अगर पृथ्वी रोकना, रोटेशन जो करना बंद कर देती है, तो वहाँ बाहर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर तेज़ घूमती है तो घटता है। क्लियर। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कैथोड किरणें जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती हैं तो क्षेत्र का पथ, मतलब क्षेत्र में उसका पथ क्या होता है, क्षेत्र में उसका पथ होता है गाइस वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार पथ में होती है। क्लियर। आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के, जो आपने नियम पढ़े होंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो होते हैं, वाम हस्त नियम जो आपने जो पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या फिर आपसे बोले हल्के माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो अविलंब से दूर हटती है। क्या होता है, अविलंब से दूर हटती है। जैसे कि मान के चलो ये क्या है, अविलंब मान लेते हैं, इस तरीके से अविलंब है, और आपकी प्रकाश किरण जैसे इस तरीके से आ रही है, तो क्या होगी, मान लो ये क्या सघन है, ये क्या है, सघन माध्यम है, और नीचे क्या है, विरल है, मतलब हल्का माध्यम है, तो क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके, मतलब थोड़े अलग चलेगी, मतलब इस तरीके से हट जाएगी, मतलब जानी चाहिए थी ये सीधी, लेकिन थोड़ी हट जाती है, दूर हट जाती है। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन का शीतल नियम उस अवस्था में लागू होता है जब वस्तु और बाह्य वातावरण के मध्य ताप आधिक्य दोगुना होता है, या फिर कम हो जाता है, या फिर अधिक हो जाता है, या फिर आधा हो जाता है। ये आपसे पूछ रहा है, तो कब होता है, आपसे ये पूछ रहा है कि वस्तु और बाह्य माध्यम को, जो बाह्य वातावरण जो होता है उसके मध्य जो तापांतर जो होता है, ताप पे मतलब ताप कम होता है तब ऐसी क्रिया होती है, या ये लागू कब होता है, सिंपल ये पूछ रहा है। क्लियर। कम होने पर लागू होता है। क्या होता है, कम हो जाता है तब, कम होता है तब लागू होता है। क्लियर, याद रखिएगा, ये शीतलक जो न्यूटन का जो शीतल नियम है, जब कम हो जाता है, तापांतर के बारे में बात करें, वस्तु और बाह्य वातावरण के मध्य ताप आधिक्य क्या होता है, कम हो जाता है, तब ये लागू होता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है। हीरा चमकता क्यों भाई, क्योंकि भाई उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जितना ज़्यादा कटा हुआ था आपने, कटिंग हो रखी होती है, जितनी ज़्यादा कटिंग हो रखी होती है ना डायमंड की, वो उतना ही ज़्यादा चमकता है। क्लियर, वो है उतना ही ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जितने उसमें कटिंग करेंगे और उतना ही ज़्यादा वो चमकेगा। तो देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। भाई रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इकाई और जो डायमेंशन है ये आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपको याद कर लेनी चाहिए फिजिक्स के लिए खासकर। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि क्यूरी क्या होता है, क्यूरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, दिए द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि ये कि हाँ, यहाँ पे बात कर लेते हैं, हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का होता है, वॉट किसका होता है, आपने पता ही है, वॉट क्या होता है, जो आप एनर्जी ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, जो शक्ति के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, वोट होता है। शक्ति का क्या होता है, वोट होता है। ऊर्जा का तो जूल होता है गाइस, ठीक है। वोल्ट आप जानते हैं, वोल्ट आप जानते हैं, वोल्टेज विभवांतर का। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा था, दिए गए द्रव्यमान का संवेग। देखिए एक
द्रव्यमान दे रखा है, उसका संवेग जो है 4 गुना हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ पा रहे हैं इस बात को। एक क्या है, कोई द्रव्यमान है, मतलब m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, mv² होती है, क्लियर। अब p बराबर जानते हैं, p बराबर जानते हैं जिसे आप बोलते हैं संवेग, संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, तो p बराबर क्या होता है, mv, ये आपने पढ़ा है। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ m का नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, m का ऊपर कर दूँ, m² हो जाएगा, और mv की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, p पुट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं के ई इक्वल टू था 1/m, यहाँ क्या था m², v², इसको मैंने क्या कर दिया 1/2m, तो ऐसे रहने दिया, और इसकी जगह क्या कर दिया, p² कर दिया इसकी जगह, क्लियर। अब देखिएगा, अब आपसे बोला संवेग को 4 गुना कर दो, भाई संवेग को 4 गुना करो, p की जगह करो 4p पुट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है भाई, क्या हो जाएगा 16 गुना। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है भाई, सिंपल सी बात है, जो एक समान बल होते हैं, सॉरी एक समान कण होते हैं, उनके बीच में जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है, ससंजक बल लगता है, जिसे सासंजक बल भी बोलते हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं जो असमान अणुओं के बीच में लगता है तो कौन सा होता है, आसंजक बल होता है। अब बात करते हैं कि भाई जब कैपिलरी, जो आपने देखा हुआ ना कैपिलरी एक्शन, जो आप केशकत्व का नियम जो होता है, केशकत्व कैसे काम करता है, वहाँ पे इन्हीं के कारण काम करता है, यही दो लॉ होते हैं। मतलब जैसे मान के चलो ये दीपक है और इसमें कोई बत्ती है इस तरीके से, इस पर आपको क्या करना है, जलाना है इसे, तो जलाने के लिए क्या जरूरत होती है भाई, इसमें नीचे से जैसे घी है, इसमें तेल है, कुछ भी है, ये जलेगा कैसे भाई, जब इसमें तेल ऊपर चढ़ेगा तभी तो जलेगा। और तेल कब चढ़ेगा ऊपर, जब आसंजक बल ज़्यादा होगा ससंजक बल की अपेक्षा, तब चढ़ता है। अगर आपके मान के चलो दूसरा ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि भाई नीचे इसमें पारा है, इसमें पारा है और इसके अंदर आप कांच की कोई ट्यूब क्या करें, डुबो, मतलब उसके अंदर डुबाने की कोशिश करें, लेकिन वो डूबती नहीं है, उस पर पारा आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है, पारे के अणुओं के बीच में क्या होता है, सासंजक बल ज़्यादा होता है और आसंजक बल कम होता है, इसलिए वो चढ़ता नहीं है ऊपर, याद रखिएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने, विकिरणों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। देखिए भाई विकिरणों की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है, तो बोलोमीटर द्वारा नापा जाता है। बोलोमीटर क्या है, विकिरण की तीव्रता को मापने के यंत्र है। यही बात करें रेडियो की, इनको रेडियो विकिरणों को, मतलब विकिरणों को मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो डिवाइस है रेडियो मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई सिंपल सी बात है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो घुमा के, जो घूमने के बाद लाइट बनती है जिससे, मतलब सिंपल सी बात है, जनरेटर आप जानते हो, जनरेटर को जब घुमाते हैं तो क्या बनता है, उससे लाइट बनती है, तो कौन सा होगा, विद्युत जनरेटर होता है। अब जनरेटर नहीं दे रखा है इसमें, तो क्या बोलेंगे, डायनामो। डायनामो भी क्या करता है, ये घूमता है तो उससे क्या होता है, लाइट उत्पन्न करता है। एक तरह से डायनामो भी क्या होता है, जनरेटर की तरह ही काम करता है। चलिए अगर नेक्स्ट बात दे रखी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें बोल रहा है लेंस की, हाँ इसमें ये भी बात कर लेते हैं। इसमें बात करें आपके सामने विद्युत मोटर के बारे में, ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत हीटर के बारे में। विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। भाई लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। f मतलब फोकस दूरी, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकस दूरी का, जब आप लेंस की क्षमता निकालते हैं तो। चलिएगा मीटर आप जानते हैं, डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है एक्स किरणों के समान है, मतलब एक्स किरणें कौन सी किरणों के समान होती हैं। तो कौन सी किरणों के समान होती हैं एक्स किरणें, बताइए बताइए, एक्स किरणें कौन सी किरणों के समान होती हैं, ये गामा किरणों के समान होती हैं एक्स किरणें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ बोल रहा है किसी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। बताइए कोई आदर्श वोल्ट मीटर, आपने सुना होगा ना, एक तो वोल्ट मीटर सुना है, एक सिंपल, और कहीं लिखा होता है जैसे आदर्श वोल्ट मीटर। तो आदर्श वोल्ट मीटर, आप सिंपल वोल्ट मीटर मत समझा करो, जहाँ पे आदर्श लिखा हुआ तो आदर्श वोल्ट मीटर का क्वेश्चन तो महत्व है, तभी तो उसने आदर्श लिखा है। तो आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, इसका जो होता है प्रतिरोध होता है क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है, ताप बढ़ेगा तो क्या है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये क्या होता है, एक दूसरे क्या होता है, जब आप समानुपाती जानते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, माफ करना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है किसी चालक, हाँ ये तो हो गया आपका सामने, हाँ किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ने पर वो क्या होता है भाई, तार भी क्या होगा, गर्म होगा। क्या होता है, गर्म होता है। मतलब दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम
किसकी परिभाषा को अव्यक्त करता है? बताइए भाई, किसको करता है? संवेग को करता है भाई, संवेग की परिभाषा को अव्यक्त करता है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जी का मान अधिक होता है, कहाँ पे होता है भाई? पृथ्वी की सतह पे होगा। इनके अकॉर्डिंग तो पृथ्वी की सतह पे होगा। अगर यहाँ पे होता कि ध्रुवों पर, तो क्या होता है? ध्रुवों पर हम इसको क्या देते? ध्रुवों पर इसका हम वो दे के चलते हैं। यहाँ पे सतह के बाद सतह दे रखा है, तो क्या होता? सतह पर है। ठीक है, अब देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जी का मान कैसे निकाला था। जी इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू होता है आपके सामने mg/r²। अब देख लीजिए भाई, आर बढ़ेगा मतलब ऊंचाई या नीचाई बढ़ाएंगे, तो क्या आर का मान बढ़ेगा? जब आर का मान बढ़ेगा भाई, सतह से जब नीचे की तरफ जाओगे, सतह से ऊपर की तरफ जाओगे, तो आर का मान बढ़ेगा। आर का मान बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? जी का मान कम होगा। और जब आर का मान मतलब कम रहेगा, तो आप सिंपल सी बात है, इतना जानते हैं कि जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा चलता है, मतलब रेसिप्रोकल चलता है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर कैसी रहती है? बताइए भाई, एक आपने कोई वस्तु गिराई है ऊपर से और स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, तो उसका जो ऊर्जा होगी प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर नापी जाए तो कितनी होगी? मतलब कुल ऊर्जा जो है कितनी होगी? हमेशा समान रहेगी भाई, अपरिवर्तित रहेगी, स्थिर रहेगी, मतलब ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी, स्थिर रहेगी, बोल सकते हैं समान रहेगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। अब क्यों होगा आप बोलेंगे भाई ऐसे कैसे? भाई आपको पता नहीं है क्या? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है क्या कहती है? कहती है आपके सामने कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों के सम के बराबर होती है। क्या होता है? दोनों के सम के बराबर होती है, इतना जानते हैं आप। जब दोनों के सम के बराबर होती है, आपको इतना पता है, तो भाई चाहे पोटेंशियल एनर्जी बढ़े चाहे काइनेटिक एनर्जी बढ़े, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, मतलब ये दोनों आपस में घट बढ़ सकती हैं। क्लियर। क्योंकि आप समझ सकते हैं ये क्या है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है किस पे डिपेंड करती है? mv पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे बात करें किस पे करती है? g पर। और बात करें तो h पर डिपेंड करती है। मतलब हाइट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर, इतना पता है आपको। जब हाइट कम होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये घटेगी। तो इन दोनों का सम जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक ट्रांसफार्मर होता है। देखो, एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या काम करता है? वो क्या काम करता है? देखो, केवल एसी धारा की वोल्टता को बदली जा सकती है, मतलब केवल एसी धारा को बदला जा सकता है। एक आपने अल्टरनेट करंट सुना होगा। अल्टरनेट करंट जो होता है उसको ट्रांसफार्मर जो आपने देखा स्टेबलाइजर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। वो क्या करते हैं? वो वोल्टेज को क्या करते हैं? कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपको पता है? मोस्टली कहाँ उपयोग किया जाता है? मतलब एसी में किया जाता है मोस्टली। क्या मतलब जो होता है इसका यूज वोल्टेज नापने के लिए या फिर वोल्टेज को कम बढ़ती करने के लिए, तो स्टेबलाइजर होता है, तो उसमें ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को कम बढ़ती करना। तो इसमें किया जाता है आपका एसी सीरीज में किया जाता है, मतलब एसी के अंदर किया जाता है, ऑल्टरनेट करंट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 50 वाट के 10 बल्ब हैं और एक माह मतलब 30 दिन की बात कर रहा है। एक माह में आप ये मत सोचिए कि आप जियो का रिचार्ज कराते हैं जो 28 दिन ले लो, नहीं, यहाँ 30 दिन उसने स्पष्ट बोल दिए हैं। क्लियर। 30 दिन तक और 10 घंटे चलते हैं एक दिन में। तो देखिए भाई, 50 वाट का 10 बल्ब में तो कितने हो गए टोटल भाई? 500 वाट का, मतलब एक तरह से 500 वाट का क्या लगेगा? बल्ब है एक तरह से, ठीक है। मतलब बल्ब ही बल्ब 10 बल्ब लगे हुए थे तो 500 वाट के तो बल्ब ही हो गए। और में क्या है 10 घंटे चल रहे हैं, तो मतलब एक दिन में कितना आ गया? एक दिन में आ जाता आपका 5000 आ गया। तब एक दिन में 5000 आ गया। 30 दिन के बाद में बात कर रहा था, 30 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो ये आएगा आपके सामने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करना है? ये आया आपके सामने वॉट आवर। ये क्या है? वॉट आवर। अब किलो वाट में बदलना है तो क्या करेंगे भाई? 1000 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? किलो वाट में बदल जाएगा। तो क्या आएगा? 150 किलो वाट। मतलब एक तरह से क्या आ जाए? 150 किलो वाट। और 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 यूनिट होता है। तो आप देख सकते हैं 150 यूनिट, आपसे यूनिट पूछता तो आप बोल सकते थे 150 यूनिट। अगर आपसे किलो वाट में पूछ रहा तो भी क्या होगा? 150 किलो वाट। क्लियर। 150 किलो वाट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।